Yes. Now we are going to discuss the third application of dimensions. In first application we learnt about conversion of units that have been deleted from your syllabus. In second application we learnt about how to correct a equation. We can check dimensionally whether the given equation is right or wrong. How we can do that? By checking how many terms are there and the dimension of all the terms is same. Coming to the third application of dimension. The third application of dimension is to derive a formula. Now in order to derive a formula we have to follow certain steps, right? So first of all I'll write down those steps. First step is identify dependable and डिपेंडेंट क्वांटिटीज, मतलब कौन क्वांटिटी किस पे डिपेंड हो रही है, राइट. सेकेंड, फॉर्म ए टेम्परेरी इक्वेशन. उसके बाद हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. पुट ऑल द डायमेंशंस. नंबर 4, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. Find variables, and last step is solve final expression with positive powers. Now step by step we will go. Identify the dependable and depending terms. कौन सी टर्म किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहला स्टेप आएगा, राइट. द क्वेश्चन सेज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास m, लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो क्या डिपेंड हो रहा है? द टाइम पीरियड t. यहाँ पे t लिख लो. सो द टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन मास m, लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो कौन सी क्वांटिटी डिपेंड हो रही है? टाइम पीरियड डिपेंड हो रहा है. किस किस पे डिपेंड है? मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, राइट. सो सबसे पहले हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देते हैं. लेकिन डू वी नो वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वी डोंट नो दैट. हमें नहीं पता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली. तो हम कुछ वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं और उन वेरिएबल्स को नाम दे देते हैं ABC, XYZ, कुछ भी दे सकते हो. दैट इज अप टू योर चॉइस. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C एज्यूम कर लिया. मुझे नहीं पता ये m स्क्वायर l स्क्वायर g है या m l अपॉन g स्क्वायर है या g स्क्वायर अपॉन m l है. तो वी नीड टू फाइंड दोज वेरिएबल्स. सो लेट अस से m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, राइट. देन सेकेंड स्टेप इज फॉर्म अ टेम्परेरी इक्वेशन बनाना है. अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और इसको इक्वेशन बना दिया. यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगा दिया k. k का वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, हमें लास्ट तक वो k ही रखना है. k m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c. और ये जो हमारी इक्वेशन बनी इसको हम हमेशा नाम देंगे इक्वेशन 1 का. लेट अस से इट इज इक्वेशन 1. स्टेप नंबर 3, पुट ऑल द डायमेंशंस. अभी हमें डायमेंशंस पता है, सबकी डायमेंशंस रख दो. और जब भी हम डायमेंशंस रखते हैं तो k को इग्नोर करेंगे. k हमें सिर्फ एक बार लिखना है शुरू में और एक बार लिखना है एंड में. बाकी k का कोई काम नहीं है. k इज अ कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट, राइट. पुट ऑल द डायमेंशंस. t का डायमेंशन क्या होता है? टाइम. k को हमने भुला दिया. m का डायमेंशन हो जाएगा m, लेंथ का डायमेंशन l की पावर b, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2 की पावर c. यहां पे देखो m की पावर ये क्या हो गया? a. सारे m को एक साथ कर लो, सारे l को एक साथ कर लो, सारे t को एक साथ कर लो. l की पावर b, l की पावर c, t की पावर पे पावर माइनस 2c. अभी हम क्या करेंगे? m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c. सो l की पावर b प्लस c and t की पावर माइनस 2c. What we have done? We have separated all m together, all l together, all t together. Now we have to apply principle of homogeneity. According to principle of homogeneity, अगर x की पावर a है, x की पावर b है और दोनों सेम है, x की पावर a is equals to x की पावर b, then a will be equal to b. According to principle of homogeneity, if the basis of both the sides is same, their exponent will also be same. उनके पावर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, राइट. यहाँ पे t क्या है? t की पावर कितनी है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है. Applying principle of
होमोजीनिटी, राइट। अभी देखो यहां m की पावर कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड m है ही नहीं, l है ही नहीं, तो कैन वी नॉट राइट दिस एज m जो नहीं है m की पावर 0, l जो नहीं है l की पावर 0, t जो है उसकी पावर 1। सो वी विल फॉर आर इजीनेस, फॉर आर कन्वीनियंस, हमने m भी 0 लिख लिया, l भी 0 और t क्योंकि 1 था इसको हमने 1 लिख दिया। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, m की पावर a m की पावर 0, अभी लगाओ जरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, क्या आएगा, m पे लगाओ सबसे पहले, a का वैल्यू क्या आ गया 0, b प्लस c इधर कितना है 0, दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1, माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1, c कितना आ गया माइनस हाफ। जैसे ही कोई वैल्यू आती है उसको फ्रेम कर लो, a का वैल्यू आया फ्रेम कर लिया, c का वैल्यू आया माइनस हाफ। अभी b प्लस सी कितना है 0, तो b प्लस सी, c का वैल्यू रख दो, तो b का वैल्यू कितना आ गया प्लस हाफ। a b c दोनों मुझे तीनों मिल गए। हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया। स्टेप नंबर 5 क्या था, फाइंड वेरिएबल्स। अभी मेरे पास तीनों वेरिएबल्स आ गए, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। लास्ट में हम ये a b c तीनों का वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कीप ऑल 3 वैल्यूज इन इक्वेशन 1 और फाइनल आंसर में हमेशा पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन में नेगेटिव पावर हमें नहीं रखनी है, सबको पॉजिटिव पावर बनाना है, राइट। कैसे, अभी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी t इज इक्वल्स टू के m की पावर a l की पावर b g की पावर c, ये थी हमारी इक्वेशन 1। वैल्यू रखो t इज इक्वल्स टू के m की पावर a कितना है 0, l की पावर b कितना है हाफ, g की पावर माइनस हाफ। ये इक्वेशन जैसी, m की पावर 0 समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो ये क्या बन गई इक्वेशन, के एल की पावर हाफ। ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको नीचे ले जाएंगे, इसको प्लस बना देंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर हाफ इसकी पावर हाफ, तो हम लिख सकते हैं एल बाय जी की पावर हाफ। तो क्या इक्वेशन बन गई, के अंडर रूट एल बाय जी। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सॉल्व फाइनल एक्सप्रेशन विद पॉजिटिव पावर। कोई भी पावर नेगेटिव नहीं दिखनी चाहिए फाइनल एक्सप्रेशन में, दैट इज हाउ वी कैन डू। एंड अगेन डायमेंशन का ये लिमिटेशन है कि हम मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट नहीं फाइंड कर सकते, दैट इज वाई वी विल राइट इट एज के। दैट इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर द गिवन इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। The question says the centripetal force of a body depends on mass m, velocity v and radius of circular orbit r. The centripetal force depends on mass m, velocity v and radius of circular orbit r. Derive the equation for force F using dimensional method. Derive the expression for force F using dimensional method. So you try to solve it on your own and I'll try it solving here. So force depends on mass m, v is velocity, r is radius. Radius is a type of distance. So we will write the temporary equation first, m raised to power a, v raised to power b, r raised to power c. You solve it on your own, I am solving it here. Finally you may cross check. Equation 1. Now here you have to remember the dimension. Dimension तुम्हें याद होनी चाहिए, बार बार you cannot turn pages and find the dimension.
Yes, children, are you getting this? Very good. If you are getting, then very good. Pat yourself. So first of all, we will do F is equals to K m raised to power A, V raised to power B, R raised to power. M is mass m, V is velocity Lt minus 1, R is distance. Solving L raised to power B plus C, M raised to power A, all M together, L together, T together. Now we will combine, we will apply the principle of homogeneity. On applying the principle of homogeneity, we find A is 1, B plus C is also 1 and minus B is equals to minus 2. Solving, we get A as 1, B as 2 and C as minus 1. So what equation do we get here? What equation do we get here? M 1 V2 R raised to power minus 1. तो R raised to power minus 1 को क्या करेंगे? प्लस बना देंगे. So it becomes K mv square upon 1. क्योंकि पावर 1 हम कभी भी लिखते नहीं है, तो we will simply write F is equals to K mv square by R. This is the formula for centripetal force. I hope you understood.